नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत। आज मैं 10 क्लास के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। वो है सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन का मतलब क्या होता है? कोशिका विभाजन मतलब कोशिका का एक से अधिक संख्या में निर्मित होना, है ना। क्योंकि कोशिका विभाजन की आवश्यकता क्या पड़ती है? तो हम लोग समझते हैं कि जब भी जीव के शारीरिक विकास होता है, जीव के शरीर के रचना में वृद्धि होता है, तो निश्चित रूप से उसके अंग प्रत्यंग बढ़ते हैं, तभी जाकर उसका ग्रोथ होता है या वृद्धि होता है। तो इसमें क्या होता है, शारीरिक कोशिकाओं के अंदर डिवीजन होता है, जिसको कि कहते हैं कोशिका विभाजन। तो एक कोशिका से अन्य कोशिका का बनना या दूसरी कोशिका का बनना ही कोशिका विभाजन कहलाता है। अर्थात हम कहें कि एक परिपक्व मातृ कोशिका से पुत्री कोशिका के निर्माण होने की क्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। अर्थात एक मैच्योर्ड सेल जो होते हैं, अर्थात जो वयस्क कोशिका होते हैं, परिपक्व कोशिका होते हैं, उसके अंदर डिवीजन होता है, यानी उसका विभाजन होता है और दो या दो से अधिक कोशिकाओं की उत्पत्ति करती है। तो शारीरिक कोशिका जो होता है, जिससे कि हमारे शरीर की रचना हुई है, उन रचनाओं के लिए हमारे शरीर की कोशिका में विभाजन होता है और शरीर के कोशिका में जब विभाजन होता है तो वो दो कोशिका का ही निर्माण करता है और वो दोनों जो कोशिका होता है वो ठीक मातृ कोशिका के अनुरूप होता है। अर्थात मातृ कोशिका के अंदर जितने क्रोमोसोम की संख्या होती है वही संख्या पुत्री कोशिका के अंदर चले जाते हैं और उसका रचना और रूप एक ही जैसा होता है, उसका विशेषता भी मातृ कोशिका के जैसा होता है। तो इस तरह से शरीर के कोशिकाओं में विभाजन होता है, जिससे हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग में वृद्धि होते हैं। परंतु कोशिका, हमारे शरीर के अंदर कुछ खास अंग होते हैं, उसके अंदर भी कोशिका का विभाजन होता है। वो खास अंग कौन सा होता है? वो होता है जनन अंग। तो अगर जनन अंगों के अंदर कोशिका का विभाजन होता है तो उसको हम मियोसिस कोशिका विभाजन कहते हैं। मियोसिस का मतलब हुआ कि अगर हमारे शरीर के अंदर कुछ एक खास पार्ट होते हैं जो जनन अंग कहलाते हैं, तो जनन अंग के अंदर जो कोशिका के अंदर विभाजन होगा उस विभाजन को हम मियोसिस कहते हैं। और इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। अर्थात मातृ कोशिका के अंदर जितना क्रोमोसोम होता है, डिवीजन के पश्चात जो पुत्री कोशिकाएं तैयार होती है उसमें क्रोमोसोम की संख्या हाफ हो जाती है, अर्थात आधी हो जाती है। इस तरह से उसमें क्रोमोसोम का ह्रास हो जाता है, क्रोमोसोम घट जाता है, कम हो जाता है। तो इस प्रकार जो कोशिका विभाजन होता है वो हमारे जनन अंगों में होते हैं। खास करके अगर जनन अंगों का बात करते हैं तो गोनेड्स जो होते हैं वो जनन अंग है। उन गोनेड्स के दो भाग होते हैं, टेस्टिस और ओवरी। तो इस तरह से हमारे शरीर के अंदर या जीव शरीर के अंदर जो उच्च श्रेणी के जीव होते हैं उसमें इस प्रकार के कोशिका विभाजन होते हैं, जिसको कि हम मियोसिस कोशिका विभाजन कहते हैं। अर्थात कोशिका के विभाजन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, यानी टाइप ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के होते हैं। तो हम देखें यहाँ पे सेल डिवीजन का टाइप ऑफ सेल डिवीजन, टाइप ऑफ सेल डिवीजन, टाइप ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन 3 प्रकार के। पहला हुआ एमाइटोसिस, एमाइटोसिस सेल डिवीजन। दूसरा हुआ माइटोसिस सेल डिवीजन, माइटोसिस सेल डिवीजन। और तीसरा हुआ मियोसिस सेल डिवीजन, मियोसिस सेल डिवीजन। अगर हिंदी में देखें
तो इसको कहते हैं असमसूत्री या असूत्री भी बोलते हैं, असमसूत्री कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन। दूसरा क्या होता है? समसूत्री कोशिका विभाजन, समसूत्री कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन। और तीसरा क्या होता है? अर्धसूत्री, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन। तो देखिए 3 प्रकार के कोशिका विभाजन हुआ। एक असमसूत्री कोशिका विभाजन, दूसरा हुआ समसूत्री कोशिका विभाजन और तीसरा हुआ अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। तो देखिए सब में सूत्री सूत्री लगा हुआ है। सूत्री का मतलब यहां पे हुआ क्रोमोजोम। तो क्रोमोजोम यहां भी है, यहां भी है, लेकिन यहां लिखा असमसूत्री। इसमें क्रोमोजोम कोई खास रोल नहीं करता, परंतु ये दोनों में क्रोमोजोम का खास रोल होता है। अच्छा अब देख लीजिए इसका एग्जाम्पल क्या है, उसके बाद फिर हम बताएंगे। इसका एग्जाम्पल एक कोशिकीय जंतु जो होते हैं उसमें ए माइटोसिस सेल डिवीजन होते हैं। अब वो एक कोशिकीय जंतु में हम जंतु या फिर हम कह सकते हैं प्लांट्स, जैसे बैक्टीरिया के अंदर हो सकता है, ईस्ट के अंदर हो सकता है, ये भी एक कोशिकीय है। तो बैक्टीरिया, ईस्ट और एनिमल के अंदर हम अमीबा बोल सकते हैं, अमीबा में हो सकता है, ब्लड सेल्स में हो सकता है। अच्छा ब्लड सेल्स में कहां पे हो सकता है? WBC में। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे शरीर के अंदर ए माइटोसिस सेल डिवीजन कहां पे होता है? तो हमको सीधा बोलना है WBC, ब्लड सेल्स के अंदर में कौन सा? WBC। और कहां पे होता है? तो पेशी कोशिका में भी हो सकते हैं, पेशी कोशिका। ये भी हम ही लोग के शरीर का अंदर आता है, जिसको कहते हैं मसल सेल्स। तो मसल सेल्स में भी क्या होता है? तो ए माइटोसिस सेल डिवीजन हो सकता है। तो इस तरह से हम, ये क्या है? प्राप्ति स्थान, प्राप्ति स्थान। तो इसमें हम लोग समझ गए कि असमसूत्री कोशिका विभाजन किन किन जीव जंतुओं में होते हैं। बैक्टीरिया, ईस्ट, अमीबा, ब्लड सेल्स WBC और पेशी कोशिका मसल सेल्स, इन सभी में ए माइटोसिस सेल डिवीजन होते हैं। अब हम ए माइटोसिस के बारे में बाद में बताएंगे कि ये आखिर होता क्या है और किस तरह से ये डिवीजन होता है। उसके पहले देख लीजिए समसूत्री कोशिका विभाजन। ये विभाजन कहां पे होता है? तो शारीरिक कोशिकाओं में। जो भी उच्च वर्ग के जीव जंतु होते हैं उसके शरीर के कोशिकाओं में, जैसे हाथ, पैर, मुंह, नाक, कान, जो भी हमारे शरीर के अंग है, ये शारीरिक कोशिका कहलाता है। तो इसको हम लिखेंगे शारीरिक कोशिका में, शारीरिक कोशिका में होता है। इसको कहते हैं सोमेटिक सेल। सोमेटिक सेल अंग्रेजी में कहते हैं, याद रखिएगा। इंग्लिश में अगर पूछा जाएगा कि समसूत्री कोशिका कहां पे, विभाजन कहां पे होता है, तो सोमेटिक सेल में होता है। क्लियर? यानी शरीर के कोशिकाओं में होता है। और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहां पे होता है? तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जनन अंगों में, जनन अंगों में, यानी जर्म सेल, इसको जर्म सेल भी बोल सकते हैं, जर्म सेल। तो जर्म सेल के अंदर होता है। तो जैसे सोमेटिक सेल यहां पे याद रखना है, वैसे यहां पे याद रखना है जर्म सेल, यानी जनन अंगों में क्या होता है? तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है ना। अब एक चीज और इसी में देख लीजिए कि ए माइटोसिस सेल डिवीजन जब होता है तो इसमें एक मातृ कोशिका, ये मदर सेल है, मदर सेल, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? मातृ कोशिका, मातृ कोशिका कहते हैं। इसके विभाजन होने से 2 पुत्री कोशिका का निर्माण हो जाता है। ये है और ये है ना। ये कोशिका हुआ, ये कोशिका। तो मदर सेल, 2 पुत्री कोशिका, इसको हम पुत्री कोशिका कहते हैं, पुत्री कोशिका। इंग्लिश में कहते हैं डॉटर सेल, डॉटर सेल। तो डॉटर सेल होते हैं, पुत्री कोशिका होते हैं।
क्लियर। अब यहां देखिए, इसमें भी एक मदर सेल होते हैं, इसमें ये क्रोमोसोम हो गया मदर सेल, ये मदर सेल एक होते हैं, इससे भी दो पुत्री कोशिका ही जन्म लेते हैं। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्रोमोसोम होते हैं और क्रोमोसोम की संख्या जितना होता है, अगर इसमें 46 क्रोमोसोम है क्रोमोसोम, तो इसके जो पुत्री कोशिका तैयार होगा इसके अंदर भी कितने होंगे, तो 46 क्रोमोसोम होंगे, इसमें भी 46 क्रोमोसोम होंगे। अब कहिएगा कि डबल कैसे हो गया, तो होता क्या है कि जब कोशिका विभाजन होता है तो टेलोफेज की एक अवस्था आती है, उस अवस्था में क्या होता है कि क्रोमेटिड अलग अलग हो जाते हैं, मतलब क्रोमोसोम का क्रोमेटिड अलग अलग हो जाते हैं और दो सेल में बट जाते हैं क्रोमेटिड, और वही क्रोमेटिड फिर इंटरफेज में दो गुना होकर के क्रोमोसोम का निर्माण कर लेता है। तो चूंकि 46 क्रोमोसोम है तो 46 के संख्या में वहां पे क्रोमोसोम है और प्रत्येक क्रोमोसोम में 46 क्रोमेटिड भी है ना, तो इसलिए 46 क्रोमेटिड है, 46 का दुगना क्रोमेटिड भी है, तो ये क्रोमेटिड अकेला अकेला क्या करता है, क्रोमोसोम का निर्माण कर लेता है, इसलिए इसमें भी 46 आ जाता है, इसमें भी 46 आ जाता है। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि समसूत्री कोशिका विभाजन में जो पुत्री कोशिका तैयार होता है उसमें क्रोमोसोम की संख्या मातृ कोशिका के समान ही रहते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, इक्वेशनल डिवीजन, याद रख लीजिए दूसरा नाम इक्वेशनल डिवीजन। तो किस प्रकार के डिवीजन को इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, इक्वेशनल सेल डिवीजन, तो याद रखिएगा समसूत्री कोशिका विभाजन को इक्वेशनल सेल डिवीजन भी कहते हैं। और इस कोशिका को डायरेक्ट न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं, किसका, ए माइटोसिस को हम कहते हैं डायरेक्ट न्यूक्लियर डिवीजन। अब इसमें क्या कारण है कि डायरेक्ट न्यूक्लियर डिवीजन इसको कहते हैं, क्योंकि इसमें केंद्रक सीधे दो भागों में बट जाता है, इसमें किसी प्रकार के फेजेज नहीं होते हैं, अर्थात अवस्थाओं से होकर नहीं गुजरते हैं। इसमें जो केंद्रक होते हैं ये केंद्रक सीधे क्या होता है, दो भागों में बट जाता है इस तरह से, और दो भागों में बटने के बाद इसका साइटोप्लाज्म भी दो भागों में बट जाते हैं, जिससे कि दो सेल निर्मित हो जाते हैं। तो इसलिए इसको डायरेक्ट न्यूक्लियर डिवीजन भी कहते हैं, और इसको कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि इसमें जो एक सेल होता है वो दो पुत्री कोशिकाओं को जन्म देते हैं, और दोनों पुत्री कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या जो मदर सेल के अंदर जितना क्रोमोसोम होता है उतना ही क्रोमोसोम उसके अंदर रहता है, चूंकि इक्वल रहता है, जितना मातृ कोशिका में है उतना ही पुत्री कोशिका में है, तो क्रोमोसोम की संख्या इक्वल है, इसलिए इसका नाम दे दिया है इक्वेशनल सेल डिवीजन। क्लियर। अब चले आइए अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में। तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में क्या होता है, एक मदर सेल्स होते हैं, मदर सेल्स, और ये मदर सेल्स जब डिवीजन करता है तो पहले क्रोमोसोम की संख्या इसमें आधा हो जाता है और दो सेल तैयार होता है। देखिए ध्यान से, यहां पर क्या होता है, यहां पे दो बार डिवीजन की क्रिया होती है। मियोसिस सेल डिवीजन में दो बार क्या होता है, दो बार कोशिका विभाजन होता है। पहला बार में क्या होता है, इसके अंदर अगर 46 क्रोमोसोम है, देख लीजिए अच्छा से, तो इसके अंदर 23 क्रोमोसोम हो जाएगा, इसके अंदर 23 क्रोमोसोम हो जाएगा, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है, पहला डिवीजन में ही हो जाता है। यानी पहली बार जब डिवीजन होता है मियोसिस सेल डिवीजन में किसी भी जर्म कोशिकाओं के अंदर या जनन कोशिकाओं के अंदर, तो इन कोशिकाओं के मातृ कोशिका जो पहली बार डिवीजन करके दो सेल बनाता है, उन सेल के अंदर क्रोमोसोम की संख्या मातृ कोशिका की आधी हो जाती है। आधी होने के बाद फिर क्या करता है, ये फिर एक बार माइटोसिस करता है। गौर से देखिए, यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट इसको कहते हैं, मियोसिस फर्स्ट, और इसको कहते हैं मियोसिस सेकेंड। तो मियोसिस सेकेंड जो होता है, मियोसिस सेकेंड, ये जस्ट माइटोसिस के जैसा होता है ना, माइटोसिस के जैसा होता है, और इसलिए तब ये फिर क्या करता है, दो कोशिका तैयार करता है। तो आप बताइए, ये मातृ कोशिका बन जाएगा,
और मातृ कोशिका बनेगा तो इसमें पुत्री कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या कितना कितना रहेगा, तो इक्वल रहेगा, यानी इक्वेशनल डिवीजन फिर करेगा। तो इसमें 23, इसमें 23 और फिर ये दो पुत्री कोशिका को जन्म देंगे और इसमें भी क्रोमोसोम 23 और इसमें भी क्रोमोसोम 23 हो गया। तो इस तरह से देखिए अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में मियोसिस 2 बार होते हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। फर्स्ट में क्या होता है, क्रोमोसोम की संख्या हाफ हो जाता है और सेकेंड जो मियोटिक सेल डिवीजन होता है उसमें जस्ट माइटोसिस के जैसा होता है, जिससे क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। तो अब अगर हम ये मदर सेल जो पहला वाला मदर सेल है इसके साथ अगर तुलना करते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पे 46 क्रोमोसोम है, तो यहाँ पे कितना हो गया, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो गया है। तो इसलिए इसका नाम रखा गया अर्धसूत्री। अर्ध मतलब आधा, सूत्री मतलब क्रोमोसोम। और तो इस तरह के जो डिवीजन होते हैं इसमें मातृ कोशिका में जितने क्रोमोसोम होते हैं पुत्री कोशिका में उसका आधा होते हैं। इसलिए इसका परिभाषा भी होता है कि कोशिका विभाजन की वह प्रक्रिया जिसमें एक मातृ कोशिका से 4 पुत्री कोशिका का निर्माण हो और प्रत्येक पुत्री कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या मातृ कोशिका की आधी हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, मियोसिस सेल डिवीजन कहते हैं। और माइटोसिस सेल डिवीजन किसको कहते हैं, वे कोशिका विभाजन जिसमें एक मातृ कोशिका के विभाजन के फलस्वरूप 2 पुत्री कोशिका का निर्माण हो और प्रत्येक पुत्री कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या मातृ कोशिका के समान हो, तो उसे हम माइटोसिस सेल डिवीजन कहते हैं। और ए माइटोसिस सेल डिवीजन किसे कहते हैं, तो कोशिका विभाजन की वह प्रक्रिया जिसमें कोशिका का केंद्रक सीधे डिवाइड होकर सीधे 2 भागों में बंटकर, उसका केंद्रक 2 भागों में बंटकर क्या होता है, तो 2 कोशिका का निर्माण कर लेते हैं, यानी उसका साइटोप्लाज्म भी बढ़ जाता है और केंद्रक भी बढ़ जाता है, जिससे कि 2 कोशिका का निर्माण होता है। इसमें किसी प्रकार के फेजेस नहीं होते हैं। अर्थात कोशिका विभाजन की वह प्रक्रिया जिसमें केंद्रक डायरेक्ट डिवाइड होकर 2 पुत्री कोशिका का निर्माण करे, तो उसे हम कहते हैं ए माइटोसिस सेल डिवीजन। तो हम लोग क्या क्या सीख लिए हैं, यहाँ पे कितने भाग होते हैं, कहां कहां पे होते हैं, है ना, और किसको क्या कहते हैं। देखिए इसको तो डायरेक्ट न्यूक्लियर सेल डिवीजन बोले हैं, फिर माइटोसिस को बोले हैं इक्वेशनल डिवीजन यानी इक्वेशनल सेल डिवीजन, और इसको कहते हैं रिडक्शनल सेल डिवीजन। तो याद रखिए इसका एक दूसरा नाम है रिडक्शनल सेल डिवीजन। याद रखिए इसका एक और नाम भी है। तो किस प्रकार के सेल डिवीजन को रिडक्शनल सेल डिवीजन कहते हैं और क्यों, तो देखिए लिखना है कि मियोसिस सेल डिवीजन को रिडक्शनल सेल डिवीजन कहते हैं क्योंकि मियोसिस सेल डिवीजन में एक मातृ कोशिका से 4 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है और प्रत्येक पुत्री कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या आधी होती है। किसके, मातृ कोशिका के। चूंकि आधी हो गई इसलिए क्रोमोसोम की संख्या में ह्रास हो गया, कमी हो गया, और कमी के जगह पे हम उसको रिडक्शन बोलते हैं। कमी मतलब रिडक्शन, इसलिए इसका नाम हो गया रिडक्शनल सेल डिवीजन। तो ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं कि माइटोसिस सेल डिवीजन को इक्वेशनल सेल डिवीजन क्यों कहते हैं, मियोसिस सेल डिवीजन को रिडक्शनल सेल डिवीजन क्यों कहते हैं। तो निश्चित रूप से हम समझते हैं कि इसका जवाब आराम से दे सकते हैं आप लोग। तो इस तरह से हम सेल डिवीजन के बारे में समझे। अब थोड़ा सा सेल साइकिल के बारे में समझ लीजिए। सेल साइकिल क्या है उसके, अब जो है सेल साइकिल के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। इसको कहते हैं कोशिका चक्र। कोशिका चक्र, कोशिका चक्र यानी सेल साइकिल। तो क्या है सेल साइकिल, देखिए जब सेल डिवाइड होता है तो उसमें कई सारे फेजेस से होकर गुजरना पड़ता है। तो एक जब वयस्क कोशिका विभाजित होना शुरू होता है तो पुत्री कोशिका का निर्माण करता है पहले, और ये पुत्री कोशिका फिर क्या करता है कि धीरे धीरे विश्रामावस्था में वयस्क बनता है और फिर से डिवीजन करने लगता है। तो चूंकि एक कोशिका डिवाइड होकर 2 पुत्री कोशिका का निर्माण किया और फिर वयस्क होकर होने में जितना इसको
टाइम लगता है और जो चक्रीय प्रक्रिया के द्वारा ये गुजरता है उसे ही हम सेल साइकिल कहते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल बताते हैं कि इसको अगर चक्र के रूप में देखें तो गौर से देखिए इसको कि सेल साइकिल में ये अगर केंद्रक है तो 1 से लेके 2 घंटा का टाइम जो है वो लगता है डिवीजन फेज में। इसको डिवीजन फेज कहते हैं, डिवीजन फेज। अब डिवीजन फेज में क्या है तो ये 1 से 2 घंटा में ही सेल डिवाइड कर लेता है, लेकिन आराम कितना देर तक कर रहा है तो अगर हम देखें तो इसमें अगर 23 से 24 घंटा भी अगर हम मान लें कि एक सेल डिवाइड करता है। इसे बोला गया है कि सभी सेल का जो सेल साइकिल होता है वो अलग अलग टाइम का होता है, किसी खास जीव के लिए अलग टाइम होता है। तो मोटा मोटी अगर हम 24 घंटा भी मान लें कि 24 घंटा में एक सेल डिवाइड करता है तो 2 घंटा आपका इसको विभाजन करने में लगेगा, मतलब एक सेल से 2 सेल बनने में लगेगा। और बाकी जो टाइम होगा यानी समझ लीजिए कि 20 घंटा से 22 घंटा जो लगेगा वो सारा टाइम क्या होगा उसको रेस्ट करने में लगेगा। इसलिए इसको कहते हैं इंटरफेज। इंटरफेज, इंटरफेज को विश्रामावस्था भी कहते हैं, अर्थात ये विश्राम अवस्था में रहता है तो विश्रामावस्था इंटरफेज। और ये डिवीजन अवस्था मतलब विभाजन अवस्था, विभाजन अवस्था। गौर से देखिए इसको, तो विभाजन अवस्था और इंटरफेज जिसको विश्रामावस्था कहते हैं। अब विश्रामावस्था को भी 3 भागों में बांट दिया है। गौर से देखिए, एक जो भाग है इसमें 10 से 11 घंटा लग सकता है तो इसको कहते हैं जीवन फेज। याद रखिए इसको, जीवन फेज में 10 से 11 घंटा लग सकता है। और फिर एक और फेज आता है जिसको हम कहते हैं एस फेज। एस फेज जो होता है, एस फेज में डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, इसमें लगभग 7 से लेकर 9 घंटा का टाइम लगता है ना। और इसके बाद आता है G2 फेज। G2 फेज, तो G2 फेज जो होते हैं इसमें लगभग 4 घंटा का समय लगता है। तो इस तरह से अगर हम टाइम जोड़ें तो 11, 9, 20, 20, 4, 24 और 2, 26, यहाँ पे 26 घंटा का हो गया। लेकिन अगर हम इस इधर से देखें तो लगभग 17 घंटा, 17, 7, 21, 21 और 2, 23 घंटा के हिसाब किताब में आ रहा है। तो इस तरह से आप समझ लीजिए कि लगभग 24 घंटा भी अगर मानते हैं तो इस तरह का टाइमिंग क्या होता है, बटा हुआ होता है। तो ध्यान दीजिए, अब ये जो 2 घंटा में हुआ इसमें फिर 4 अवस्था में बटे हुए होते हैं, 1, 2, 3, 4। अब देखिए ये पहला अवस्था जो होता है इसको प्रोफेज कहते हैं। प्रोफेज, जो क्लियर बाद में हम बताएंगे कि इसके बारे में क्या क्या है, इसमें क्या क्या घटनाएं घटती है। प्रोफेज। उसके बाद होता है मेटाफेज, ठीक है। उसके बाद होता है अनाफेज। उसके बाद लास्ट होता है इसका ये जो होता है वो टेलोफेज होता है, टेलोफेज। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, आज सेल साइकिल के बारे में बता देते हैं अच्छी तरह से। तो इस तरह से देख लीजिए सेल साइकिल यही है। तो सेल साइकिल में होता क्या है, मुख्य रूप से 2 अवस्था इसको हम मान सकते हैं, है ना। बोलिए क्या क्या। पहला होता है इंटरफेज, इंटरफेज। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है डिवीजन फेज। क्या होता है, डिवीजन फेज। क्लियर। अब इंटरफेज का कितनी अवस्थाएं, उप अवस्थाएं। ये इंटरफेज का उप अवस्थाएं बोल सकते हैं 4। क्या क्या बताइए। पहला हुआ 4 नहीं 3 ही होता है इसका। तो पहला क्या हो गया, G1 फेज। हालांकि एक 4 भी होता है G0 फेज, जिसको कि हम फिलहाल छोड़ देते हैं, उसमें कोशिका विभाजन होता नहीं है बल्कि वो मृत हो जाते हैं कोशिका, तो उसको G0 फेज में ले जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, कोशिका विभाजन के पश्चात पुनः विभाजन नहीं करते हैं बल्कि वो मर जाते हैं, मृत हो जाते हैं, तो उसको G0 फेज कहते हैं। तो फिलहाल हम G0 फेज को छोड़ दे रहे हैं। यहां पे देखिए 3 अवस्था, G1 फेज, S फेज और G2 फेज, ठीक है। तो ये 3 अवस्थाएं होते हैं। और डिवीजन फेज के कितने अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं, है ना। क्या क्या बोलिए, प्रोफेज, मेटाफेज,
एनाफेज, टेलोफेज, टेलोफेज। तो ये अवस्था होता है। लेकिन ये जो अवस्था होता है डिवीजन फेज का, इसको कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। बाद में क्लियर करेंगे, अभी देखिए कैरियोकाइनेसिस। लेकिन एक छोटा सा अवस्था एक और इसमें कैरियोकाइनेसिस के बाद होता है। ये पूरा कैरियोकाइनेसिस हुआ। अब इसके बाद यानी टेलोफेज के बाद एक और अवस्था होता है जिसको साइटोकाइनेसिस कहते हैं, साइटोकाइनेसिस। तो ये जो साइटोकाइनेसिस होता है उसके बाद जाएगा, ये अवस्था में चला जाएगा G1, S1 और G2 फेज में। तो इस तरह से कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस में कितना आ गया, ये 4 भाग आ गए। और साइटोकाइनेसिस में किसी प्रकार का भाग नहीं होता है, वो अकेले होता है। और साइटोकाइनेसिस के बाद फिर वो इंटरफेज में चले जाते हैं। अब G1 फेज में होता क्या है, सो देख लीजिए। G1 फेज में RNA तथा प्रोटीन इसका संश्लेषण होता है और इसका आकृति बढ़ता चला जाता है। जब कोशिका विभाजन होता है, पुत्री कोशिका बन जाते हैं, तो पुत्री कोशिका को बढ़ना भी जरूरी होता है, वयस्क होना भी जरूरी है, तो ताकि वो फिर से डिवाइड कर सके। तो इस समय आरएनए और प्रोटीन बनने लगता है, जिससे कि कोशिका धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। एस फेज में क्या होता है, तो ये चूंकि विश्रामावस्था का दूसरा फेज है, इसमें डीएनए का डुप्लीकेशन हो जाता है। जैसे एक डीएनए है, ये रिप्लिकेट करता है और रिप्लिकेट करके एक डीएनए ये बना देता है, एक डीएनए ये बना देता है। कहने का मतलब एक जो अलग अलग इसका जो कुंडलित रचना है वो अलग अलग क्रोमेटिड में अलग अलग डीएनए में बदल जाते हैं, अर्थात डीएनए का डुप्लीकेशन हो जाता है, मतलब डीएनए डबल हो जाता है। उसके बाद G2 फेज में क्या होता है, तो G2 फेज में बहुत सारे मेटाबॉलिक क्रिया जो होता है वो होते रहते हैं। तो मेटाबॉलिक क्रिया भी होते हैं इसमें और मेटाबॉलिक एक्टिविटी होते हैं, और इसके साथ साथ इसमें भी आरएनए और प्रोटीन का निर्माण होता है। तो इस तरह से यहाँ पे आरएनए और प्रोटीन बनता है, यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन बनता है ताकि क्रोमोसोम बने, तो इसके लिए हिस्टोन प्रोटीन और यहाँ पे सिल्क प्रोटीन का निर्माण होता है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि सेल साइकिल कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे, माइटोसिस के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। आज का वीडियो में हम सेल के प्रकार और इसका जो सेल साइकिल है उसके बारे में अध्ययन किए हैं। नेक्स्ट डे हम दूसरा वीडियो लेकर के आएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो निश्चित रूप से जो नए देखने वाले हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, और जो पहले से हमारे वीडियो देख रहे हैं वो निश्चित रूप से इसको एक बार दो बार करके देखिए और इसको शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।